दूसरे ऑपरेशन के बाद भी मैं ठीक न हुई। जैसा कि ख्वाब में मुझे बार बार कहा जा रहा था कि वो मुझे बीमार कर करके मार देंगे। मैं चाहती थी कि उठूं और काम करूं ताकि लड़ाई झगड़े कम हों, मगर कमज़ोरी और हर वक्त बुखार रहने के सबब मैं बस्तर से उठ न पाती थी। मेरे ससुर ने शायान से बोलना शुरू कर दिया कि ये नाटक अब मार खाकर ही ठीक होंगे। हर वक्त मेरे ससुर मेरे शौहर को नामर्द कहने लगे, ताना देते कि तुझसे तेरी बीवी संभाली नहीं जा रही। इनकी बातें सुनकर मैं भी जल्द से जल्द किचन में जाना चाहती थी, मगर मेरा बुखार और जिस्मानी कैफियत मेरा साथ न दे रहे थे। एक दिन मैंने अपनी सास को सबक पढ़ाते सुना तो मुझे पता चला कि असल मास्टरमाइंड ससुर नहीं बल्कि मेरी सास है। हर चीज़ के पीछे मुझे पता चला कि सारी जायदाद जिस पर मेरे सास ससुर दुनिया में इतराते फिरते हैं वो असल में मेरे शौहर शायान की है। मेरे ससुर का सारा पैसा और जायदाद तो उनका लालच ले डूबा, वो भी बहुत साल पहले। मैंने अलग से अपने शौहर से पूछा कि क्या ये सारा कारोबार उनके अकेले का है। उस दिन वो अच्छे मूड में थे, उनके सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मेरे पास आकर बैठ गए थे। बातें भी नॉर्मल कर रहे थे तो मैंने मौका गनीमत जानते हुए पूछ लिया तो उन्होंने बताया कि हाँ, सब मेरा है। अबू का लालच उनका सारा पैसा और जायदाद खा गया। जब मैं सिर्फ 14 साल का बच्चा था तो हमारे हालात बहुत ख़राब चल रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने लोगों के सामने जाहिर न होने दिया। वो कहती थीं, बंद मुट्ठी लाख की खुलने के बाद खाक की। मैंने सिर्फ 14 साल की उम्र में डब्बे बनाने का कारखाना खोला और एक कारीगर के साथ बैठ गया। खुदा ने जैसे तरक्की देनी होती है वो उसे दे देता है। अबू तो ऐसे इधर उधर आदमियों के पास बैठकर वक्त गुजारी करते, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरा कारखाना चलने लगा तो वो पहले तो आकर रोज़ खामोशी से बैठ जाते, फिर थोड़े दिनों बाद कारीगरों पर चीखने चलाने लगे। मैं खामोश रहा क्योंकि कारीगर अबू के खौफ से ज़्यादा अच्छा काम करते। कारखाना स्टार्ट भी मैंने अपने थोड़े से पैसों से किया था, अबू से 1 रुपया भी न मांगा था। देखते ही देखते मैं पूरे इलाके का सबसे कम उम्र बाग स्पीकर बन गया। अबू सिर्फ आकर बैठते, लेकिन फिर अचानक जद करने लगे कि मैं लाई पकाऊंगा। मैंने मना किया कि आपको क्या ज़रूरत है सुबह उठकर इतनी मेहनत करने की। वो मेहनती शख्स माने ही ना। अबू ने सबके सामने बड़े भरम से कहना शुरू कर दिया कि ये उनका कारखाना है। अम्मी ने मुझे समझाया कि मैं उन्हें बोलने दूं, इससे वो खुश रहेंगे। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दूं ताकि वो ये महसूस न करें कि वो अपने बेटे का खा रहे हैं। अपनी माँ के समझाने के बाद से मैंने ज़िंदगी भर अपना मना न खोला किसी के सामने कि ये सारा कारोबार सिर्फ मेरा है और न अपने अबू की हयात में ऐसा करूँगा। शायान की बातों से मुझे पता चला कि क्यों मुझे मेरे बेटे से दूर रखा जा रहा है, क्यों कोई न चाहता था कि मेरे घर लड़का पैदा हो, क्यों मेरे लिए मारिया चाची और ससुर पर बाबा आते हैं, क्योंकि मैं वाहिद थी जो इस बात से लाइलम थी। बाकी सब ये बात जानते थे कि मेरे घर सिर्फ बेटा पैदा नहीं हुआ, बल्कि मुझे खुदा ने पूरी जायदाद के असल वारिस से नवाज दिया है। मुझ पर अब ये राज आश्कार हुआ कि क्यों मेरे ससुर मेरे शोहर पर जादू करते हैं। मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मुझे इस बात का अब अंदाज़ा हो रहा था। उस दिन के बाद से मैंने गौर करना शुरू किया तो महसूस हुआ कि मेरी सास ससुर मेरे शौहर को अपने दूसरे बच्चों की खातिर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उस बेचारे को जादू करके दिमाग मफलूज कर दिया है उसकी अपनी तो कोई सोचने समझने की सलाहियत है ही नहीं। वो सिर्फ मेरे सास ससुर के कहने में चलता है। अगर आप कभी एक नॉर्मल इंसान से बात करेंगे, ख़ास तौर पर एक शादीशुदा मर्द से, तो उसकी बातें अपने और अपनी औलाद के फ्यूचर के मुताल्लिक होंगी। लेकिन शायान का मामला बिल्कुल बराकस था। उसका जहन सिर्फ अपने वालदीन और बहन भाइयों के फ्यूचर के गर्द घूमता था। वो जब भी कोई अच्छी दुकान या चीज़ देखता तो कभी ना कहता कि अपने लिए लूँ, वो कहता ये मैं अपने फ़िलाँ भाई को दिलाऊंगा, ये मैं फ़िलाँ भाई के लिए एक दिन ज़रूर ख़रीदूँगा। उसकी बातें और ख्वाब सिर्फ अपने बहन भाइयों तक महदूद थे। अपने लिए ना उसका कोई ख्वाब था, ना आरज़ू। ज़ेशान इतना पढ़ने के बाद मैंने मारे हैरत के अपने मुना पर हाथ रख लिया। मुझे आज पता चला था कि मेरी माँ पर सारे जुल्मों की वजह मेरा लड़का होना था, मेरा जायदाद का वारिस होना था। फबीहा की कही हर बात सच्ची मालूम हो रही थी मुझे, क्योंकि मैंने भी देखा है कि किस किस तरह मेरे अबू को दादा दादी और सारे चाचा और फूफियाँ लौटती हैं। इतना पढ़ने के बाद मेरा जहन बजली की तेज़ी से दौड़ रहा था, लेकिन सुबह कॉलेज जाना था,
इसलिए मजबूरन नावल पढ़ना बंद किया और ख़ुद को नींद की आगोश में दे दिया। अब आप लोगों से क्या छिपाना, एक वजह मेरे कॉलेज मिस न करने की ये भी थी कि कल वालनास को आना था मेरी यूनी। कल यूनी में पेंटिंग का दूसरा कंपटीशन मुनाक़द हो रहा था और मुझे यकीन था कि उस कंपटीशन में वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी। माना नाराज़गी अरूज पर थी मेरी उससे, लेकिन फिर भी उसे इतने दिनों बाद देखने का मौके मिस नहीं करना चाहता था। मैं जल्दी यूनी पहुंच गया था। मैन दरवाजे के सामने ही थोड़ा दूर खड़ा हो गया क्योंकि जानता था कि वो इंटर तो यहीं से होगी। 1 घंटा ज़ाया किया मैंने सिर्फ उसके इंतज़ार में, मगर वो आई ही नहीं। ना जाने क्यों दिल बहुत उदास सा हो गया था। उसके बाद तो पढ़ाई में भी आज पहली बार दिल न लग रहा था। पेंटिंग कंपटीशन आज 1 बजे होने वाला था। मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला, 1 घंटा फिर से वालनास का इंतज़ार करूं और अपना वक्त ज़ाया करूं, या फिर अपने घर चले जाऊं और गोदाम जाकर अपना हिसाब करूं। बड़ी मुश्किल थी। आपको इल्म है ना, अगर एक उम्मीद है उसके आने की, तो फिर मैं वो उम्मीद कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं 1 घंटा उसका इंतज़ार करता रहा, मगर वो आई ही नहीं। मेरा दिल टूट गया था। पता नहीं क्यों बहुत उदासी सी छा गई महसूस हो रही थी मुझे। जब से इस पेंटिंग कंपटीशन के बारे में पढ़ा था, तब से इंतज़ार कर रहा था उसका। क्योंकि वो ना आई, इसलिए उदास सा चेहरा बनाए खड़ा हो गया चेयर से। जैसे ही मैं पलटा, मेरा उदास चेहरा खुल उठा था, ये देख के कि वो सामने से भागती हुई चली आ रही थी। शायद वो लेट हो गई थी। इतना लेट हो जाने के बावजूद वो मुझे वहाँ देखकर रुक गई। मैं चाहकर भी अपने चेहरे पर आने वाली खुशी, जो उस लम्हे सिर्फ उसे देखकर चेहरे पर बिखर आई थी, वो रोक न सका। वलनास के चेहरे पर मुझे देखते ही एक इत्मीनान सी छा गई नज़र आई। मैं दोबारा चेयर पर बैठ गया था, बग़ैर कुछ बोले। मैंने वहीं बैठकर नावल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। माना दिल न चाह रहा था वलनास पर से नज़रें हटाने का। वो काले कपड़ों में क़यामत ढा रही थी मेरे दिल पर, मगर मुझे नावल भी तो पढ़ना था। ये भी बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मुझे जानना था कि क्यों आज फ़बीहा मेरे साथ नहीं है। नावल मेरी माँ की ख्वाहिश थी, वो पगली। मेरे बीमारियों के सबब मेरा ज़ेशान मुझसे बहुत दूर हो गया था। वानिया की बड़ी बेटी को मेरी सास मेरे ही सामने ज़ेशान की माँ कहने लगी थी। ये वही वानिया की बेटी थी जिसे ज़ेशान के पैदा होने से पहले मेरी सास आवारा और गंदी लड़की कहा करती थी। मगर ना जाने मेरा ज़ेशान ऐसी क्या मुबारक दिल फेर देने वाली चीज़ लाया था अपने साथ के वानिया और उसकी बेटियां, जिन्हें मेरी सास एक आंख बर्दाश्त न कर पाती थी। वो दिलो जान से अजीज़ हो गई थी मेरी सास को। झूठ क्यों कहूँ, सच कहती हूँ। मुझे न समझ आया था कि क्यों वानिया और उसकी बेटियां मेरे बेटे पर दिलो जान से फ़दा रहती हैं। लेकिन जब से शायान ने जायदाद के मुताल्लिक बताया, मेरी बहुत सी उलझनें सुलझ गई थीं। मुझे ये बात पता थी कि वानिया शुरू से ही अपनी बड़ी बेटी की शादी शायान से कराना चाहती थी। बस मेरी सास ही इस रिश्ते के लिए राज़ी न हुई। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा था कि वानिया और उसकी बेटियां मेरे ज़ेशान के पीछे नहीं पड़ी थीं। वो तो जायदाद के वारिस के पीछे पड़ी थीं। आप तसव्वुर भी न कर सकते कि कितनी शिद्दत से तकलीफ़ होती है एक माँ को जब उसकी अकलौती औलाद को उसके सामने ही किसी और की औलाद कहकर मंसूब किया जाने लगे। हर वक्त ये अज़ियत सहती थी मैं, हर वक्त दिल जलाती थी। और क्या क्या जुल्म लिखूं जो मेरी ज़ात पर ढाए जा रहे थे। हर लम्हा अज़ियत था मेरा। तो अभी तो सिर्फ मैंने अपनी ज़िंदगी के दुखों का एक छोटा सा हिस्सा शेयर किया है। इसमें ना मेरी नंदों के जुल्म का जिक्र है, न दियवरों की लड़ाइयों का, न वानिया की बेटियों का मुझे गालियां दे देकर जाने का, न मेरे सैल का दोबारा छीन जाने का, न मेरी तबीयत ख़राब होने पर मुझे ये समझाकर डॉक्टर के लिए लेकर जाने का कि अगर डॉक्टर ड्रिप लगाने की कहे तो साफ मना कर देना, न मेरे ससुर का मुझे बात बात पर ये कहना बच्चा छीनो और फारिग कर दो उसे। ये जुमला किसी भी औरत की जान लेने के लिए काफ़ी है कि उसका बच्चा छीनकर उसे तलाक दे दी जाए। ज़ेशान के पैदा होने के बाद मेरे ससुर पर ज़्यादा बाबा नहीं आते थे। उसकी ज़रूरत ही महसूस न होती थी। शायद मेरे ससुर को, क्योंकि अब उनके पास अपनी हर बात मुझसे मनवाने का नया हथियार, ये दिल पर कहर बरसाने वाला जुमला था, जिसके खौफ से मेरी रूह भी कांपती थी। पता है मेरा असल जुर्म क्या था, जो मुझे अब जाकर समझ आया है। चलें आपसे शेयर करती हूँ। मेरा बेवकूफ़ न होना, जी बिल्कुल दरस्त पढ़ा है आपने। मेरा बेवकूफ़ न होना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म है। मुझे चाहिए था
कि इस माशरे में बेवकूफ़ पैदा होती, अपना दिमाग इस्तेमाल ही न करती, बस तभी मेरी सास मुझे बसने देती। मगर मैं ठहरी अक्लमंद जब मेरी सास ने शादी के सिर्फ 4 माह बाद मेरे शौहर के जहन में मेरे मैके से मिला सोना बेचने की डाली ताकि उसे बेच कर मेरे दीवर को दुकान दिलाई जाए, तो मैं अक्लमंद उड़ गई कि ये सोना मेरे डैड ने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी लगाकर मुझे बना कर दिया है। मैं उसे न बेचूंगी, वो भी शादी के सिर्फ 3-4 माह बाद, वो भी तब जब मुझे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कोई ख़ास चलती नज़र न आ रही थी। मेरी नज़र में तो मैंने सिर्फ अपने शौहर को मना किया था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उसके पीछे असल मास्टरमाइंड तो मेरी सास है, जो मेरा सोना बेच कर खा जाने के पीछे पड़ी है। उस लालची औरत की नज़र मेरे सोने पर थी, ये कहाँ जानती थी मैं। मेरी नज़र में तो वो एक अमीर व कबीर औरत थी, जिसके खुद के पास न जाने कितने तौले सोना होगा। मेरा अपना सारा ज़ेवर बेचने से इनकार मेरी सास को हिला गया। वो तो पूरे ख़ानदान की सबसे सीधी औरत की बेटी लेकर आई थी अपने शायान के लिए, लेकिन उस सीधी औरत की बेटी मुझ जैसी ज़हीन निकल आई, तो इसमें मेरा क्या कसूर। मैंने तो कभी न पढ़ा कि सईदों की औलाद सीधी ही होती है। न जाने मेरी सास ने किस किताब में पढ़ ली थी ये बात। सीधी का लफ्ज़ मैं यहाँ बेवकूफ़ के मानों में इस्तेमाल कर रही हूँ। बस तब से मैं सईदे होने में अपनी सास के मेयार पर पूरी न उतर सकी, जिसका यकीन माने मुझे बहुत दुख है, क्योंकि अगर मैं बेवकूफ़ निकल आती तो सोचती हूँ शायद वो मेरा घर बसने देते। अरे हाँ, छत की लड़ाई के पीछे क्या राज था? क्यों मारिया चाची छत का रास्ता बंद करवाना चाहती थीं? मुझे बाद में पता चला कि अगर छत का रास्ता बंद हो गया तो मैं बिल्कुल अलग घर की हो जाऊंगी। इसका मतलब समझे आप? नहीं, अब वो चले समझाती हूँ। जैसे ही छत का रास्ता बंद होगा, मेरे अपने घर का मेन गेट खुलेगा, फिर मैं बाहर से अपनी सास के घर आना जाना करूँगी तो लोग देखेंगे, फिर लोग बातें बनाएंगे, लोग कहेंगे इतनी मुश्किल से रोज़ आना जाना करते हो, एक काम करो अलग ही हो जाओ। और शायान के अपने वालदेन से अलग होने का मतलब है पूरी जायदाद का अलग हो जाना। भला मेरे सास ससुर मुझे क्यों अपना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देने लगे? और मारिया चाची ये बात जानती थीं कि अगर मैं डर गई एक बार उस छत से और उसके जन्नों से, और मैंने मुतालबा कर दिया कि मुझे अलग घर में बाहर से आना जाना करना है, तो मेरी सास जल्द से जल्द मुझे शायान की ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगी। और यही उस जालिम औरत का मंसूबा था। उसने मेरी ज़िंदगी तबाह करके मेरी माँ से अपनी लड़ाई का बदला निकाला। लोग वाकई अंधे हो जाते हैं बदला लेने की आग में। मैं वाकई डर गई और ज़द पकड़ ली। मैं छत से आना जाना ना करूँगी। मैं तो वैसे भी अपनी सास के बेड वाले कमरे में बेजान सी पड़ी रहती। मेरी सास की नज़र में अब मेरी बीमारी का ड्रामा तूल पकड़ चुका था। उन्होंने भी अब मुझे मार पैट कर किचन में खड़ा करने का मंसूबा बनाया। मैं वो दिन कभी ना भूल सकती। मेरा ज़ेशान फजर से उठा हुआ था और ठंड की वजह से अल्टियाँ पर अल्टियाँ कर रहा था। मैं बहुत परेशान थी। एक तो मैं खुद बहुत बीमार थी, ऊपर से ज़ेशान का उल्टियाँ करना। मेरे शौहर मुझे टार्चर करने का कोई मौका हाथ से जाने न देते। जब उन्होंने देखा कि मुझे और ज़ेशान को सर्दी लग रही है, तो बजाय ऐसी कम करने के और तेज़ खोलकर बैठ गए और कहने लगे, मुझे तो गर्मी लग रही है भई। एक माँ सब बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी औलाद की तकलीफ़ नहीं। मैं वाकई पागल सी हो गई थी। हर वक्त का टार्चर सह सह कर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उस लम्हे को याद करके भी। मगर उस ख़ास शख्स का उस दिन क्या हुआ था, ये जानना ज़रूरी है। मैं अपने शौहर को बहुत प्यार से समझाने लगी, प्लीज़ ऐसी बंद कर दो। मुझे अजियत देनी है तो बाद में दे लेना, अभी क्यों ज़ेशान को तकलीफ़ दे रहे हो। मैं थोड़ी देर तक मन्नतों भरे अंदाज में बोलती रही। ज़ेशान क्या सिर्फ मेरा बेटा था, उसका नहीं, जो उसे ज़ेशान की तबीयत ख़राब होने का भी एहसास न हो रहा था। जिस पर शायान ने जवाब दिया, खामोश हो जाओ वरना मैं मारूंगा। थोड़ी देर में खामोश हो गई। ज़ेशान सो भी न पा रहा था ठंड की वजह से। मैंने दोबारा ये सोचकर इल्तजा की कि शायद अपने बेटे की खातिर ही बंद कर दे, मगर वो जैसे तोता बने बैठे हों। हर बात का जवाब फ़कत एक ही रटा रटाया जुमला दे रहे थे, खामोश हो जाओ वरना मैं मारूंगा। आखिरकार मैंने पूछ ही लिया, क्यों मारोगे मुझे? मैंने किया है। उसका जवाब भी वही दिया, खामोश हो जाओ वरना मैं मारूंगा। मुझे ना खबर थी कि मेरी सास की तरफ से ही आर्डर जारी हो चुका है कि मुझे मारा जाए। मैंने एक दिन पहले ही शायान की शिकायत अपनी सास से की थी कि वो मुझे तंग कर रहे हैं, हर वक्त कहते रहते हैं कि मुझे मारेंगे।
आप प्लीज़ उन्हें समझाएं ना। तो उन्होंने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, भाई तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। मैं जानती थी कि अगर मेरी सास शायान को समझाएंगी तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपनी वालदा की बात तो वो आंखें बंद करके मानता था। मगर वो राज़ी ही न हुए, बल्कि मुझसे कहने लगें तो खुद समझा। मैं समझाऊं कैसे? अगर मुझे समझाना ही आता तो आज मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी हालत में न होती। अपनी सास की नसीहत मानते हुए मैंने कोशिश की शायान को समझाने की। फज्र का वक्त था। मैं इतनी सुबह अपने बेटे को लेकर कहाँ जाती। ऊपर से बुखार ने मेरा जिस्म के एक एक उज़ू को तोड़ रखा था। मैंने पूछा, क्यों मारोगे मुझे? मैंने क्या किया है? चलो मेरी छोड़ो। अगर तुम्हारे वालिदैन और मेरे वालिदैन तुमसे पूछेंगे कि मुझे क्यों मारा तो क्या जवाब दोगे? अब पहले वाला जहालत का दौर नहीं रहा। अब कोई अपनी बीवी को मारता है तो उसे जेल हो जाती है। बस इतना कहना गुनाह हुआ था मेरा। उसके बाद शायान ने मेरी गर्दन मोड़कर मुझे जानवरों की तरह मारा। मेरे चेहरे पर इतने थप्पड़ मारे कि मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैं बहुत नाजुक सी थी और शायान जिस्म में पहलवानों की तरह। आप सोच सकते हैं कि उस भारी भरकम शख्स का हाथ जब मेरे चेहरे पर पड़ रहे होंगे तो कितनी अजियत हो रही होगी मुझे। वो बस मारे चला गया, मारे चला गया। मैं तड़प तड़प कर उस लम्हे अम्मी बचाओ पुकार लगाती रही, मगर मेरे अम्मी बहुत दूर थीं। उन्हें तो खबर भी न होगी कि क्या क़यामत गुज़र रही है मुझ पर। उस लम्हे उसने मुझे मारकर बेड से नीचे धुका दे दिया, बग़ैर ये सोचे कि मुझे कहाँ कहाँ लग सकती है। मैं थोड़ी देर तक नीचे फर्श पर बेहोश सी पड़ी रही, रोती रही। फिर खुद को संभाल कर उठी और बेड पर लेट कर रोने लगी। मैं बहुत बीमार थी। मेरा पूरा वजूद कँपकँपा रहा था। मुझ में चलने तक की हिम्मत न थी। इतना तशद्दुद करने के बाद भी उसके दिल की भड़ास न निकली थी। वो फिर आया और बालों से पकड़कर मुझे नाजुक सिफत को फिर मारने लगा। फिर मार पैट कर मुझे नीचे फेंक दिया। अल्लाह, वो वक्त, वो क़यामत था मेरे लिए। आज भी यकीन करें, मेरी आंखें खुद बेखुद बहने लगती हैं। उस लम्हे के याद आते ही मेरी कहानी के कागज़ भीग रहे हैं। ये वाक़या लिखते हुए आँखों में आंसू आने के सबब सब धुंधला नज़र आ रहा है। दिल मारे गम के फट जाएगा। ऐसा लगता है आखिरकार शायान का अरमान पूरा हो ही गया, मुझे मारने का। उसके वालिदैन को भी सुकून आ गया। माना वक्ती, मगर मुझे यकीन है मुझे तड़पता हुआ देख बहुत सुकून मिल रहा होगा। मेरी ससुराल वालों को मैं बहुत नाजों की पली थी, शहजादियों की तरह पाला था। मेरे डैड ने मुझे हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, कभी चीख कर बात भी ना करते थे, बल्कि उनका तो गुरूर था, उनकी ये पढ़ी लिखी बेटी। उस गुरूर को बालों से पकड़ पकड़ कर मारा था उस जालिम ने, वो भी बीमारी की हालत में। मेरी सास को लगता था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऊपर से मेरा बेटा हो गया है। इस वजह से मुझ में बहुत गुरूर आ गया है। लो जी, हर चीज़ की एक हद होती है। जिस लड़की को होश नहीं आता उसे गुरूर कहाँ से आएगा? आप खुद बताएं। क्या बस्तर पर पड़ा शख्स जिसे हर वक्त लगने लगा हो कि बस बहुत जल्द वो दुनियाए फ़ानी से कूच कर जाएगा, गुरूर कर सकता है? मेरा पढ़ा लिखा होना किस काम का, जब हर वक्त मुझे पढ़ी लिखी जाहल के ताने मिलते थे। और बेटा, वो तो मुकम्मल मुझसे छीन लिया गया था। बस रात को सोने के लिए मेरे पास आता था। उस दिन मैंने साफ कहा कि अब मैं शायान के साथ न रहूँगी, लेकिन मुझे कहा गया कि अगर मैं उसी दिन वहाँ से अपने घर आई तो मेरे ज़ेशान को न भेजेंगे। वो सिर्फ अपने ज़ेशान की खातिर मैंने ये खून का घूंट पी लिया। जब मेरे खालो आए जो शायान के सगे मामों थे, ये थे वो अजीम हस्ती जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। मैं उन्हें बुरा नहीं कहती कभी, क्योंकि वो बेचारे तो खुद बहुत सीधे से हैं, बिल्कुल मेरी अम्मी जैसे। मेरी सास ने उनसे बड़े भरम से कहा तो क्या हो गया, अगर शौहर ने मारा तो शौहर तो जला भी देते हैं। उनके ये अल्फाज जब मेरे वालिदैन तक पहुँचे तो मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। मेरी दादी बार बार कहने लगें, इन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे, फबीहा को ले आओ, इससे पहले वो वाकई जला दें। वो रात मैंने बहुत खौफ में काटी। मैं किचन में पानी पीने तक न जा रही थी इस खौफ से कि ये लोग वाकई मुझे जला न दें, क्योंकि हमारी ही बरादरी में कुछ दिनों कबल ही आप गुमान भी न कर सकते जो उस रात मुझ पर गुजर रही थी। उसके बावजूद अपने ज़ेशान की खातिर शायान के साथ रहने के लिए अभी भी तैयार थी, क्योंकि मेरी नज़र में अगर बन माँ के बच्चे रोते हैं तो बन बाप के कभी ठीक तरह से सिर उठाकर जी नहीं पाते। मैं ज़ेशान को उसके माँ बाप दोनों देना चाहती थी और आज भी चाहती हूँ। वो अलग बात है कि मेरे चाहने से क्या होता है।
ज़ेशान बस इतना पढ़ने के बाद मेरी आंखें भर आईं। मैं वहाँ बैठकर रोना ना चाहता था, इसलिए उठकर स्विमिंग पूल वाले एरिया में चला आया, क्योंकि मुझे इल्म था कि वहाँ मेरे अलावा उस वक्त कोई मौजूद ना होगा। वहाँ पहुँचने के बाद मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। दिल चाह रहा था आज चीख चीख कर आसमान और ज़मीन को हिला दूं। कितने जुल्म किए हैं इन जालिमों ने मेरी माँ पर, और वो बेचारी सब सहती रहीं सिर्फ मेरी खातिर। मैं रोते रोते ज़मीन पर गिरने वाला था कि अचानक वालनास ने आकर मुझे थाम लिया। मुझे उस वक्त किसी ऐसे की ज़रूरत थी जो उस गम व गुस्से की मीली जली कैफियत में मुझे संभाल ले। उसने मुझे पकड़कर बेंच पर बैठाया। मैं सर नीचे करके रोए जा रहा था। मैं उस वक्त खुद के जज्बात पर काबू न रख पाया। वो ना जाने क्यों दिल को अपनी अपनी लग रही थी। उसके सामने रोते वक्त मेरे दिल को ज़रा सा भी अजीब न लग रहा था, बल्कि वो तो बार बार मेरी कमर पर प्यार से सहलाते हुए मुझे हिम्मत देने लगी। क्या हुआ है ज़ेशान, ऐसे अचानक से क्यों रो रहे हो? उसने इतनी मोहब्बत से पूछा कि मैं बेसाख्ता उसकी जानिब देखने लगा। उसका चेहरा बता रहा था कि मुझे रोता हुआ देख वो भी तड़प उठी है। बोलो ना, क्या हुआ है? वो बार बार बस मुझसे पूछे जा रही थी। मैं बस रोता रहा, हर उस लम्हे को याद करके जब मैं फबीहा को बुरा भला कहा करता था। काफ़ी देर गुजरने के बाद मुझे याद आया कि वालनास का तो पेंटिंग कंपटीशन चल रहा था। तुम्हारा कंपटीशन? मैं हैरत से इस्तफसार करने लगा। वो तो मैं छोड़ आई। तुम्हारा रूहानसा चेहरा देखा तो फिर मुझसे रहा न गया, इसलिए तुम्हारे पीछे चली आई। ये सुनकर मैं तो बस उस पर हज़ारों जान फदा हो गया कि वो अपना कंपटीशन छोड़कर आ गई, सिर्फ मेरी खातिर। तुम सिर्फ मेरे लिए छोड़ आई? मैंने दोबारा पूछा। दिल के कानों को बहुत अच्छा लग रहा था उसकी ये बात सुनना कि वो सिर्फ मेरी खातिर अपना कंपटीशन छोड़ आई। हाँ, उसने बड़े भूलेपन से जवाब दिया। एक तो कातिल हुसैना इतनी खूबसूरत, ऊपर से उसके चेहरे का ये भूलापन। हाय हाय, लग रहा था जान निकाल लेगी आज। उसके हाँ कहते ही दिल तो चाहा ज़ोर से बाहों में जकड़ लूँ, 2 लम्हे के लिए तो सब कुछ भूलकर बाहें फैला दूँ। वो चौंक कर हल्का सा पीछे हटी और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे तकने लगी तो हवास बहाल हुए। वो मुझे अगले ही लम्हे ताजब भरी निगाह से घूर रही थी। मैंने फ़ौरन ही अपने जज्बात पर काबू पाया और एम्बेरस होकर अपना सर खजाने लगा, जिस पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई।